एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैकेनिक्स यूनिट 4 और आज हम करेंगे यूनिट 4 का अपना ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था लघुगणकीय अपक्षय के बारे में। ठीक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के बारे में, लघुगणकीय अपक्षय कि किस प्रकार से जो दोलन धीरे धीरे कम होता है अवमंदित दोलन की भांति, और उसका अगर अपन लॉग ले लें तो वही क्या कहलाता है? लघुगणकीय अपक्षय कहलाता है। उसके लिए हमने एक इक्वेशन भी डिराइव की थी और उस पे बेस्ड लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था जो आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, कर ही लेना क्योंकि आपके 2014 में मैंने बताया था न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया हुआ है। फॉर्मूला जिसको याद होगा वही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है युग्मित दोलक। हेडिंग देंगे युग्मित दोलक। ठीक है, या कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर हेडिंग दे दो, युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो देखो ये वैसे आपका जहां तक है ये टॉपिक अभी चलेगा 4th यूनिट में और ये आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसी के अंदर हम इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में समझेंगे, युग्मित दोलक क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उससे रिलेटेड एग्जांपल, फिर उसकी गति के समीकरण, उन गति के समीकरणों का सॉल्यूशन, वहां से हमें क्या ग्राफ मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी हमने बाकी सारे टॉपिक्स में पढ़ा एज इट इज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जहाँ तक है आपके 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है, बाकी मैं देख लूंगी। उसके बाद ये इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह ध्यान आए तो वो सब ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद ही आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों को तो शायद फर्स्ट ईयर वालों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी यूनिट में आई हो अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने सबने, तो इसकी वजह से आप लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत आई भी नहीं। और ना ही मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि बीच में कोई टॉपिक वगैरह मैंने आपके छुड़वाए हो लास्ट में करने के अकॉर्डिंग कि हमें वो करना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4th यूनिट कंप्लीट होने के साथ ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये है कि बाद में अगर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ मुझे ध्यान आए जो आप लोगों के एग्जाम में कभी आए हुए क्वेश्चंस हो, अगर ऐसा कुछ मुझे ध्यान आया तो उस पर अपन कोई एक आध क्लास बना लेंगे। जो भी अभी श्योर नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको साथ के साथ करवाती जा रही हूँ, है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बीच में हमने कुछ छोड़ा। ठीक है, तो अभी चलो ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि ये लास्ट टॉपिक है तो इसको छोड़ ही दो। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कपल्ड ऑसिलेटर का, बड़ा टॉपिक भी है, 3-4 दिन चलेगा आपका और इतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें युग्मित दोलक। ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग अगर अब मैं कभी मिली नहीं हूँ आप लोगों से, आप लोग कैसे स्टूडेंट है, लेकिन अगर थोड़े भी समझदार होंगे तो आप इसके नाम से ही समझ जाओगे। कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड मतलब दो चीजें जब जुड़ी हुई हो, कपल हो। ठीक है, और युग्मित दोलक, हिंदी में हम बात करें युग्मित दोलक, जो युग्म के रूप में बने हुए हो। तो सिंपल सी बात है, युग्म का मतलब क्या होता है? एक पेयर होता है। पेयर मतलब कभी भी दो चीजें जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती है, कंबाइंड किसी फॉर्म में हो सकती है,
वेव के फॉर्म में कंबाइंड हो सकता है उन दोनों की कला सेम हो सकता है उन दोनों की दिशा सेम हो सकता है उन दोनों का परिमाण सेम हो, किसी भी वे में। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होती है तो वो कैसे काम करेगी, एक पेयर की तरह काम करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेयर या फिर युग्म। ठीक है। और इस प्रकार के ऑसिलेटर्स, कोई ऐसा पिंड हो जो कि एक युग्म बना करके युग्मित हो गया हो, पेयर्ड हो गया हो और उसके बाद भी एक ऑसिलेटर की तरह मोशन कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा युग्मित दोलक कहलाएगा। इस तरीके से। ठीक है, ये तो इसकी बिल्कुल सिंपल लाइन टू लाइन वाली डेफिनेशन हो गई जो कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा इसके हम गहराई तक जाके समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होगा। तो देखो, जैसे कि अभी तक आप लोग ये खैर आपका लास्ट टॉपिक है, इससे पहले आप लोग हर टाइप के ऑसिलेटर्स पढ़ चुके हो, पढ़े ना। अपन ने थर्ड फोर्थ यूनिट से अपन ने स्टार्ट किया, अपन ने शुरुआत कहाँ से की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो भी अपन ने किस में देखा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी अपन ने सरल रेखीय गति के लिए भी देखा था और एक दूसरा किसके लिए, कोणीय गति के लिए भी देखा था। दोनों के लिए वहीं से हमने शुरुआत की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, अवकल समीकरण, या हम उसका हल कैसे देंगे और उसके हल से डिफरेंट डिफरेंट केस की स्टडी कैसे करेंगे, उनसे रिलेटेड ग्राफ कैसे आएंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद आपने अवमंदक समीकरण पढ़ा, अवमंदित बल और अवमंदित दोलक के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने किसके बारे में पढ़ा, प्रणोदित के बारे में पढ़ा, ड्राइवन जिसको हमने कहा, तो प्रणोदित दोलक के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में है तो हमने किसके बारे में पढ़ा, सीरीज एलसीआर, हमने विद्युत दोलित्रों के बारे में पढ़ा, जैसे सीरीज और पैरेलल, दोनों सीरीज और पैरेलल एलसीआर सर्किट्स के बारे में हमने देखा। क्लियर है। ये सब चीजें तो कितने टाइप के हमने ऑसिलेशंस अभी तक पढ़ लिए। सब ऑसिलेशंस में जैसे हम मेनली बात करें, हम सबसे इजीली हम कौन सा लेते हैं, सरल आवर्त सरल समीकरण हम बोले, सॉरी सरल आवर्त गति हम बोले, या सरल दोलन की बात हम करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, या उसके लिए चाहे कोणीय हो चाहे सरल रेखीय गति में हो, कैसा भी हो। ठीक है। उनमें हमने नॉर्मल एग्जांपल कैसे लिए, जैसे कि हमारी घड़ी का पेंडुलम होता है। ठीक है, किसका एग्जांपल था ये, कोणीय गति का। ये हमारी घड़ी का पेंडुलम है, ये फिक्स है इस जगह से, तो फिक्स होता है ये इस पॉइंट से। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओनली इस पिंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। और ये धागा जो है ये अपनी स्थिति, ये स्थिति इसकी फिक्स रहेगी, ये इधर उधर मूव कर लेगा लेकिन ये स्थिति जो जिस अक्ष से ये बंधा हुआ है वो अक्ष सेम रहेगा। तो विस्थापन इसमें कोणीय विस्थापन होता है थीटा के फॉर्म में। क्लियर है, ये चीज तो हमने पढ़ रखी है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे ही मान लो आपके पास सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑसिलेटर भी जोड़ दिया अपन ने, सॉरी एक और ऑसिलेटर या एक और पेंडुलम हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है। अब ये दो पेंडुलम हो गए और इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों की चाहे गति है या इन दोनों की फ्रिक्वेंसी है, वो क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष है, एक दूसरे से दोनों के दोनों रिलेटेड है। तो ये दोनों कैसा काम करेंगे, एक पेयर की तरह काम करेंगे। तो इस दोलन को हम क्या बोलेंगे, युग्मित दोलन बोलेंगे और इसके कारण होने वाला दोलन युग्मित दोलन कहलाएगा। ठीक है, युग्मित दोलक या युग्मित दोलित्र, और इसके कारण होने वाला दोलन कैसा कहलाएगा, युग्मित दोलन कहलाएगा। सिंपल है, कोई भी दो किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी फेज सेम हो, उनकी कला सेम हो, भाई ऑसिलेशन का जैसे हमने देखा ना साइन वेव के फॉर्म में, जैसे अब मान लो दो हैं कोई भी आपके पास जुड़े हुए हैं और उन दोनों की कला जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल सेम है एज इट इज। ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप की मान ले कलाएं बिल्कुल सेम हो अगर, ठीक है ना, तो किसी प्रकार से दोनों जुड़े हुए हों, अगर दो पिंड लेकिन कार्य किसकी भांति कर रहे हो, एक युग्म की भांति कार्य कर रहे हो। युग्म की भांति कब काम करेंगे, जब दोनों एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में रिलेटेड होंगे, तो वो दोलक क्या कहलाएंगे, युग्मिक दोलक कहलाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ भी उतारना नहीं है अपने को, हेडिंग डालो और उसके बाद में थोड़ा सा लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखो इसमें स्वतंत्र दोलक, स्वतंत्र दोलक या पृथक्कृत दोलक या पृथक्कृत दोलक एक काल्पनिक एवं आदर्श दोलक होता है। एक काल्पनिक एवं आदर्श दोलक होता है जो एक नियत आवृत्ति से कंपन करता है, जो एक नियत आवृत्ति से कंपन करता है।
फुल स्टॉप। व्यवहार में कोई भी दोलक स्वतंत्र या पृथक्कृत दोलक नहीं होता। पृथक्कृत लिखना आ रहा है ना, पृथक्कृत मतलब सेपरेटेड, हम किसी की बात करें, ये होता है पृथक्कृत। कोई भी दोलक हम ये बोल रहे हैं, जैसे हमने सिंपल, ये हमने पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही पढ़ा था हमने, और इसमें हमें जैसे कोणीय गति के लिए देखा है पेंडुलम है, तो पेंडुलम हमें दिखने में लग रहा है कि ठीक है सिंपल पेंडुलम है, तो हम इसको युग्मित नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, किसी न किसी चीज के साथ में ये युग्म के रूप में कार्य करता ही है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा वास्तव में भौतिक रूप से ऐसा होता नहीं है कि कोई भी बिल्कुल सेपरेटेड हो या फिर पृथक रूप से हो, अलग रूप से हो, और केवल अकेले ही वो ऑसिलेशन करे, ये कहने का मतलब है ना। देखो, व्यवहार में कोई भी भौतिक दोलक स्वतंत्र या पृथक्कृत दोलक नहीं होता है। स्वतंत्र या पृथक्कृत दोलक नहीं होता है, क्योंकि सामान्यतः कोई भी दोलक अपने समीप स्थित अन्य दोलकों की उपस्थिति से अवश्य प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों में प्रत्येक परमाणु अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन गति करता है और उस अभिष्ट परमाणु की गति उसके आसपास स्थित परमाणुओं के कारण प्रभावित होती है। अर्थात युग्मन होता है तथा इस युग्मन के परिणाम स्वरूप ही ठोस पदार्थों में ऊर्जा का संचरण होता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े सरल आवर्ती दोलकों का निकाय युग्मित दोलक कहलाता है तथा इस निकाय के दोलन युग्मित दोलन कहलाते हैं। फुल स्टॉप। नोट दे करके लिखो।
नोट देना और फिर लिखो उसमें युग्मित दोलकों की गति, युग्मित दोलकों की गति एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर, एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे पर आश्रित होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है तथा ये आपस में, तथा ये कौन, युग्मित दोलक आपस में ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। अब आपको डेफिनेशन से समझ में आया, थोड़ी अच्छी खासी थ्योरी लिखने में आ गई ना आपके। ठीक है, यहाँ हमने क्या डेफिनेशन लिखी है कि दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े हुए हों और सरल आवर्ती दोलकों का निकाय क्या कहलाता है, युग्मित दोलक कहलाता है। ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक अपने आप में कैसा होगा, एक सरल आवर्ती दोलक होगा, क्योंकि सिंपल बिल्कुल पेंडुलम हम लेते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। तो जैसे दो हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल सरल आवर्ती दोलक हो, लेकिन उन दोनों का कंबाइंड जो निकाय होगा वो कैसा कहलाता है, युग्मित दोलक कहलाता है। कंबाइंड किसके थ्रू होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फॉर्म में कंबाइंड हो सकता है, दोनों की कला सेम हो, दोनों की दिशा सेम हो, उनका परिणाम सेम हो, परिमाण सेम हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका युग्मित दोलक कहलाता है। दूसरी चीज अपन ने नोट में क्या लिखी कि युग्मित दोलक जो होते हैं, जैसे ये दो पेंडुलम है, इन दोनों को मिला के मैंने बोला कि ये युग्मित दोलक है, तो इन दोनों की गति जो होगी वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे पर आश्रित होती है। मतलब कि अगर एक गति कर रहा है तो दूसरे पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि दो कहने के लिए तो जोड़ रखे हैं, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग अलग गति करता रहे, ये अपने अकॉर्डिंग अलग गति करता रहे और किसी को किसी से फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं होता। ये कुछ भी मोशन करेगा इधर उधर तो इसका इफेक्ट उस पर जरूर पड़ेगा, या वो करेगा तो उसका इफेक्ट इस पर जरूर पड़ेगा। ठीक है, ये होता है युग्मित दोलक। दूसरी चीज अपने नोट में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या देखी कि आपस में ऊर्जा का विनिमय करते हैं। मतलब इसके पास कुछ एनर्जी ज्यादा है तो ये इसको दे सकता है, इसके पास ज्यादा है तो इसको दे सकता है। इन दोनों की एनर्जी इंडिविजुअल नहीं होती कि हम मेरी एनर्जी मेरे पास है, तेरी एनर्जी तेरे पास है, ऐसा नहीं होता। ये एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर है। युग्मित दोलकों में हमने क्या कहा, सबसे मेन चीज वही, युग्मित दोलक में कोई भी दोलक जो होता है, एक्चुअली में युग्मित क्या, हमने किसी भी दोलन के लिए बात की है। ठीक है ना, ये तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि एक्चुअली में रियल लाइफ में कोई भी एटम या कोई भी परमाणु, जहाँ पर हमने बात किया कोई अणु है और उसके परमाणु क्या कर रहे हैं, दोलन गति कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी दोलन जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड हो, एक अणु दोलन कर रहा है तो ना तो उस पर किसी का इफेक्ट पड़ रहा हो, ना उसका इफेक्ट किसी पे पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी से वो सह संबंध जरूर होता है, और वो जो उनका सह संबद्धता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मित दोलक कहते हैं। हमने इसका एग्जांपल लिया, जैसे कि ठोस होता है, आपको पता है ठोसों के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल भी उनमें डिस्टेंस नहीं होता कि वो इधर उधर सरक भी पाए। ठोसों में ये तो होता है, गैस के अणु बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, द्रव के उससे थोड़े से बंधे होते हैं, और ठोस के अणु बहुत ज्यादा भरे होते हैं। अब ठोस के अणु इतना ज्यादा भरे होने का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर कोई भी एक अणु, अगर मान लो मैंने मान लिया कि ये वाला जो अणु है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, इसके कंपन करने का मतलब है, सिंपल सी बात है, इसकी तरफ ये जो 1 2 ये 3 4 और ये 5 6 जो आपके जुड़े हुए हैं, इन सब पे सिंपल सी बात है इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इसके कंपन का पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे हमारी मान लो कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में जैसे मकान बने हुए हैं, सारे एक से जुड़े रहते हैं, मकानों के बीच में कोई गैप तो होता नहीं है। ठीक है, गांव की बात अलग होती है कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, किस बात से शहरों में देखें सारे मकान एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब आपने कभी देखा होगा कि मान लो ये कोई मकान है और इसके जस्ट बगल वाले मकान पे अगर कोई काम चल रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि उसकी आवाज यहाँ पर आती ही आती है। वो दीवार में ठोके तो अगर वो कुछ ड्रिल मशीन से कुछ यूज कर रहा है तो आपको वाइब्रेशन थोड़ा इस मकान में भी फील होगा। होता है ना कितनी बार, जैसे आप लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देखते ही आसपास कभी ना कभी किसी न किसी का काम चलता ही रहता है। एक मकान में अगर कोई ड्रिलिंग का काम हो रहा है या फिर की घिसाई का काम हो रहा है, तो इस मकान में भी आप बैठोगे तो आपको लगेगा कहीं कोई जगह वाइब्रेट होती हुई सी लगेगी, या जो बीच की दोनों की दीवार है वो दीवार दोनों की वाइब्रेट होती सी लगेगी। क्यों, अब वो वाइब्रेशन काम तो इस मकान में हो रहा है, फिर इस मकान पे इफेक्ट क्यों पड़ा,
क्योंकि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से क्या है, सहसंबद्ध है, इसीलिए फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे तीसरे या चारों तरफ जो भी मकान जुड़े हो उन सब पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जैसे हमने अब जब यहाँ तो आपको पता है ठोस के अणु है, तो मकान किससे बना है, ईंट पत्थर सीमेंट बजरी इनसे मिलकर के बना हुआ है। उसमें जो अणु है वो सारे के सारे ठोस है, लेकिन हमने देखा है कि उन अणुओं में ड्रिलिंग के कारण, आपको पता होगा वो ड्रिल मशीन जैसे घरों में यूज में लेते हैं ना छेद करने के लिए दीवारों में, तो ड्रिल मशीन में बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है और बहुत ज़्यादा पूरी दीवार ऐसे लगती है वाइब्रेट हो गई। अगर इस मशीन में ड्रिल कर रहे हैं आप, इस दीवार को टच करके खड़े हो जाओ तो लगेगा पूरी आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, ठीक है ना। तो जबकि ठोस के अणुओं में भी इसका मतलब फर्क पड़ता है। क्यों, अगर ठोस के अणु एक तरह से सीमेंट क्या है, ठोस के अणुओं पर मान सकते हैं ईंट है सीमेंट है, तो उनकी वजह से वाइब्रेशन पूरी दीवार में हो कि बगल वाले घर में वो चीज़ सुनाई दे। तो ये एग्जाम्पल है किसका कहलाता है, युग्मित दोलक का कहलाता है। कि यहाँ पर दो ऑसिलेशंस होंगे, एक दूसरे से सहसंबद्ध होते हैं, तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक की गति का असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। और एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों आपस में ऊर्जा का विनिमय करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब इसमें एक नेक्स्ट सब हेडिंग दो, हमारे कोर्स में जो है युग्मित दोलक भी एक्चुअली में कई प्रकार के होते हैं, हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है वो देखते हैं हम। तो युग्मित दोलक को भी कोई पूछ ले तो डेफिनेशन बता दोगे वो आराम से? इसमें एक सब हेडिंग दो, द्वियुग्मित दोलक। क्या हम बोले, डाई कपल्ड ऑसिलेटर, डाई कपल्ड ऑसिलेटर या टू कपल्ड ऑसिलेटर, द्वियुग्मित दोलक। ठीक है, अब द्वियुग्मित दोलक भी आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, द्वियुग्मित डाई कपल्ड, यहाँ पर बोल रहे हैं इसको टू कपल्ड, मतलब कि अब आपके पास अभी तो आपने केवल क्या पढ़ा है, कपल्ड ऑसिलेटर पढ़ा है। तो कपल्ड में हमें पता है कि दो चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं, कपल्ड का मतलब अब आपके पास टू कपल्ड आ गया, मतलब कि दो कपल्ड ऑसिलेटर आपस में कंबाइंड हो जाए, कपल्ड हो लेकिन दो यहाँ पर दो अलग अलग युग्मित दोलक हैं, दो युग्मित दोलक आपस में कंबाइंड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वियुग्मित दोलक। द्वियुग्मित दोलक, एक ये भी युग्मित दोलक है, इसके अंदर कोई भी दो अणु कंबाइंड है, ये भी एक युग्मित दोलक है, इसके अंदर दो अणु कंबाइंड होंगे। अब इन दोनों को आप आपस में जोड़ो तो ये क्या कहलाएगा, आपका द्वियुग्मित दोलक कहलाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन में लिखो, एक दूसरे से युग्मित, एक दूसरे से युग्मित दो दोलकों से बना, एक दूसरे से युग्मित और दो दोलकों से बना ऐसा निकाय, जिनकी गति एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर, जिनकी गति एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे पर आश्रित होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है, उन्हें द्वियुग्मित दोलक कहते हैं, उन्हें द्वियुग्मित दोलक कहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से युग्मित हो और ऐसे दो दोलकों से बना हुआ निकाय जिनकी गति एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर के और एक दूसरे पर आश्रित हो, क्या कहलाएंगे, द्वियुग्मित दोलक कहलाएंगे। इसके एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, एक साथ अपने पास दो युग्मित बनने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, जैसे कि हम मान लो तीन स्प्रिंग को आपस में जोड़ देते हैं, तीन स्प्रिंग, कैसे, जैसे देखो
ये कोई दृढ़ आधार है, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग ले लिया ये, ठीक है। अब यहाँ से हमने ले लिया दूसरा स्प्रिंग, और फिर यहाँ से हमने ले लिया तीसरा स्प्रिंग, ठीक है। इनको नाम दे दिया हमने कोई S1, S2 और S3। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, तीन चीजों को अपन ने कंबाइन किया है, लेकिन यहाँ से अपने को दो युग्मिक चीजें मिल रही हैं। कैसे? अपन उसको छोड़ देते हैं तो S1 S2 आपस में जुड़े हुए हैं, कैसा काम करेंगे, युग्मिक दोलक की तरह। S1 को आप छोड़ दो तो S2 S3 किसका काम करेंगे, युग्मिक तरह। मतलब समझ रहे हो कि एक ऐसा पिंड हो जहाँ पर दो युग्मित वस्तुएं या दो दोलक जो है मिलकर के एक साथ एक तरह से दो युग्मित दोलकों का निर्माण हो रहा हो। जहाँ पे द्वियुग्मित का मतलब क्या है, एक साथ जहाँ दो कपल्ड ऑसिलेटर्स का निर्माण हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको तीन स्प्रिंग से कितनों का निर्माण हो रहा है, S1 S2 आपस में जुड़े हुए हैं, या S1 को हटा दो तो ये, तो आपको दो कपल्ड ऑसिलेटर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने ले लिया H2O अणु है, H2O अणु है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। सेम कंडीशन हो गई, एक हाइड्रोजन को अपन हटा देते हैं, इनमें से हमने मान लिया या तो हाइड्रोजन का अणु ऑसिलेट करना शुरू कर दे या ऑक्सीजन ऑसिलेट करना शुरू कर दे, तो सिंपल सी बात है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से युग्मित रहेंगे, क्लियर है। या अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा दो तो आपको यहाँ से एक युग्मित मिल जाएगा। या अगर अपन बात करें कि ऑक्सीजन वाइब्रेट करेगा, तो ऑक्सीजन वाइब्रेट कर रहा है तो सिंपल सा उसका इफेक्ट दोनों हाइड्रोजन पे पड़ेगा। आप किसी एक हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर कर लो, तो भी आपको एक कपल्ड ऑसिलेटर मिल रहा है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। एक कब वाइब्रेट करना शुरू करेगा, एक कुछ कंपन करना या ऑसिलेशन करना शुरू करेगा, तो उसका फर्क दूसरे पर भी पड़ेगा, ठीक है। या अगर अपन इस हाइड्रोजन को छोड़ के इसको कंसीडर करते हैं तो भी हमें एक कपल्ड ऑसिलेटर मिल रहा है, क्लियर है। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे ऐसे CO2 अणु होता है, कोई भी ऐसे जो हमारे पास तीन अणुओं का होता है, CO2 की बात करें हम, CO2 का स्ट्रक्चर वैसे लीनियर होता है। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़े होते हैं, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के साथ। हमें यहाँ बॉन्ड से मतलब नहीं है, हम तो केवल ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लो कार्बन अणु ने क्या कर दिया, ऑसिलेशन शुरू कर दिया, दोलन करना शुरू कर दिया, तो उस दोलन का इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजनों पर पड़ेगा। आप अगर इस एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसको कंसीडर कर रहे हो तो भी आपका ये कपल्ड ऑसिलेटर बन गया, इस ऑक्सीजन को छोड़ दो, इसको कंसीडर करोगे तो भी कपल्ड ऑसिलेटर। तो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है डिटेल में, किसके बारे में पढ़ना है, द्वियुग्मिक दोलक के बारे में पढ़ना है हमें। क्लियर है कि कोई द्वियुग्मिक दोलक हो मतलब कि एक साथ आपको दो कपल्ड ऑसिलेटर मिल जाए, टू कपल्ड का मतलब दो कपल्ड मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, जब आप कभी तीन चीजों को जोड़ोगे जो आपस में कनेक्टेड हो, तो तीन से आपको दो कपल्ड ऑसिलेटर आराम से मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात होती केवल एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कितने हैं, तो हर कोई अलग अलग है तो तीन होते हैं, लेकिन बात जहाँ कपल्ड की हो रही है कि दो चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो अपन लास्ट को छुपा करके फर्स्ट दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट को छुपा दो तो लास्ट दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तीनों बना लो। अब यहाँ जैसे बीच में हमने क्या है, कोई इनके माध्यम से हमने कोई दो द्रव्यमानों को जोड़ दिया है। मान लो एक द्रव्यमान यहाँ रख दिया हमने M1, एक द्रव्यमान हमने यहाँ रख दिया हुआ M2। अगर हम इनका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, M1 पर भी कुछ इफेक्ट होगा, M2 पर भी अलग इफेक्ट होगा, क्लियर है। एक और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 4, कि आपने मान लो कोई दृढ़ आधार ले लिया और आप बात कर रहे हो कि इससे आपके दो पेंडुलम लटके हुए हैं, ठीक है। ये पेंडुलम हमने नाम दे दिया इनको PP, क्लियर है। अब ये दो पेंडुलम है, ऑब्वियसली सी बात है, तो वैसे ही आप ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, अभी दोनों अलग अलग है, इन्हें हमें कपल्ड ऑसिलेटर बनाना है। कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब हम इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हमने दोनों को जोड़ दिया एक स्प्रिंग से, ऐसे स्प्रिंग से जोड़ दिया। अब ये सिंपली कपल्ड भी हो गए और क्या बन गए, टू कपल्ड ऑसिलेटर। कैसे बन गए, आप स्प्रिंग में वाइब्रेशन करवाओ, स्प्रिंग को तो क्या हाथ से हल्का सा ऐसा कर दो तो यहाँ देखते हो उसमें झन सी आवाज होती है और
हल्का वाइब्रेशन हमें खुद को फील होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है। अब अगर इस स्प्रिंग में वाइब्रेट करेंगे तो सिंपल सी बात है, इस पेंडुलम पर भी उसका फर्क पड़ेगा, इस पेंडुलम पर भी फर्क पड़ेगा। अगर हम इसको छुपा देते हैं, केवल इसको कंसीडर करें, तो भी हमें एक क्या मिल रहा है, कपल्ड ऑसिलेटर मिल रहा है। अगर इस पेंडुलम को छुपा दो, केवल इसकी बात करो, तो भी आपको एक कपल्ड ऑसिलेटर मिल रहा है। मतलब कि उस दोलन का असर उससे जुड़े हुए दोनों निकाय पर जब होने लग जाए, तीन निकाय आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें से किसी एक निकाय में अगर दोलन है, सॉरी किसी एक अणु में या परमाणु या जो भी वस्तु जुड़ा हुआ है उसमें दोलन है, उसका फर्क अगर बाकी दोनों पर भी पड़ता है तो आपको वहां से दो कपल्ड ऑसिलेटर मिल जाते हैं। और ऐसे सारे एग्जांपल हमारे क्या कहलाते हैं, द्वियुग्मिक दोलक के अंतर्गत आते हैं। बना लो ये सब। इसमें लिखो, फिर ये सारे बना लिए एग्जांपल्स, फिर लिखना शुरू करो इसमें। दो दोलकों के आपस में युग्मन के कारण, दो दोलकों के आपस में युग्मन के कारण होने वाले प्रभाव को, होने वाले प्रभाव को इन दोलकों के मध्य, इन दोलकों के मध्य ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में, ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। मतलब वही है, हम इसमें से किसी एक को भी एनर्जी देते हैं, भाई वाइब्रेशन के कारण एनर्जी हमने पढ़ी हुई है, कंपन के कारण भी ऊर्जा प्राप्त होती है, रोटेशन हो तो रोटेशन के कारण भी ऊर्जा मिलती है, ऐसे दोलन हो दोलन के कारण भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे किसी एक में, मान लो ऑक्सीजन परमाणु है, इसको आपने क्या करवा दिया, दोलन करवा दिया, ऑक्सीडेशन, तो जो इसकी एनर्जी मिलेगी वो आपको इस हाइड्रोजन में भी मिलेगी, इस हाइड्रोजन में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे दोनों के दोनों कनेक्टेड है। क्लियर है? यहाँ जैसे हमने M1 पर कुछ भी एनर्जी, यहाँ हमने मान लो ये S2 हमारी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको खींच दिया या कंप्रेस कर दिया इसको, या फिर हमने ऊपर नीचे से एक बार ऐसे करके हिला के छोड़ दिया, उसमें ऑसिलेशंस होते रह जाएंगे। उस ऑसिलेशन का इफेक्ट इस स्प्रिंग पर भी पड़ेगा, इस स्प्रिंग पर भी पड़ेगा। तो एनर्जी जो एक तरह से आपको मिल रही है, वो एनर्जी आप दोनों को हाथ लगा के देखो तो आपको दोनों हाथों पे फील होगा कि हाँ इसमें भी वाइब्रेशन है, इसमें भी वाइब्रेशन है। क्लियर है? सेम ये सारे एग्जांपल्स में यही काम हो रहा है। तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि इनके द्वारा जो मिलने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में अनुभव किया जा सकता है। तो स्टॉप। दो एक समान युग्मिक दोलकों में, दो एक समान युग्मित दोलकों में, दोलकों में दो सामान्य विधाएं होती हैं, दो सामान्य विधाएं होती हैं, सामान्य विधाएं, ये सामान्य विधाएं इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड्स, ठीक है। यहाँ कपल्ड ऑसिलेटर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है ये सामान्य विधा। पहली बात तो ये, अपन बाद में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे सामान्य विधा क्या होती है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दूं, विधा, विधा एक तरीके से विधि हो गई, विधा एक तरीके से किससे जुड़ा हुआ है, विधि से। विधि मतलब क्या होता है, तरीका, ठीक है। तो सामान्य विधा मतलब यही हो गया कि सामान्य तरीका। अब तरीका किस चीज का, तो हम बात कर रहे हैं युग्मित दोलक की, कि युग्मित दोलक के दोलन करने का तरीका। तो सामान्य विधा से मतलब क्या है, दोलन करने का तरीका। अब दोलन करने के तरीके से मतलब आप क्या समझोगे, तो वे दोलन किसी भी तरीके से तो किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें आपस में जब जुड़ी हुई है तो हो सकता है दोनों का दोलन एक डायरेक्शन में हो, दोनों का दोलन अलग अलग डायरेक्शन में हो, अलग अलग हो तो हो सकता है दोनों का डायरेक्शन, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट तरफ हो, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ हो। क्लियर है? तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इनके दोलन करने के तरीके। तो इनको हम क्या
सामान्य विधा। तो हमने देखा कि अगर आप द्वियुग्मिक दोलकों के बारे में पढ़ रहे हो, युग्मिक दोलक के बारे में, तो एटलीस्ट दो आपके पास नॉर्मल मोड्स तो होंगे ही होंगे। नॉर्मल मोड, सामान्य विधा। विधा मतलब एक तरह से विधि। विधि किस चीज की? दोलन करने की विधि या दोलन करने के तरीके। क्लियर है? तो देखो इसमें दोलकों में दो सामान्य विधाएं प्राप्त होती हैं। जहां प्रत्येक विधा की आवृत्ति अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। आवृत्ति दोनों की कैसे हो जाएगी? अलग अलग संभव है। ठीक है, फुल स्टॉप। देखो ऐसे द्वियुग्मित निकाय में जब एक दोलक का आयाम बढ़ता है, तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय पश्चात, कॉमा लगा के लिखना, कुछ समय पश्चात स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। कुछ समय पश्चात स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो ये H2 अणु की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे ऑक्सीजन से जुड़े हुए अपने दो एटम है, ये दोनों हाइड्रोजन है। क्लियर है? हमने बोला इनकी सामान्य विधा कोई से भी दो विधा है। हमने बोला फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। देखो विधा से मतलब विधि, तरीके। कैसे हो सकता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति करे, अंदर की तरफ। ठीक है ना, दोनों को हम दो जुड़े हुए हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट से दो ऑसिलेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, दो पेंडुलम है, तो हम क्या करें? हो सकता है दोनों को ऑसिलेशन हम ऐसे करवाएं, दोनों एक दूसरे की तरफ गति करें अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, या हो सकता है ऐसे जुड़े हुए हैं, हम दोनों को ही अपोजिट लेकर के जाए, इसको और इधर कर दे, इसको भी और इधर कर दे। तो ये सब अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन दोनों का आयाम सेम होगा। अब आयाम सेम क्यों होगा? क्योंकि ये युग्मित की भांति कार्य कर रहे हैं, तो उस युग्म का आयाम सेम होना है। मतलब एक तरह से दोनों का कंबाइंड जो एम्पलीट्यूड होना है इस ऑसिलेटर का। H2O टोटल तो एक ही अणु है ना, उसके अंदर काम कैसे करेंगे? एक युग्मित दोलक की भांति काम करेंगे, लेकिन अणु तो पूरा एक ही है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे तो बनाओगे नहीं, इस हाइड्रोजन एटम के लिए आप अलग ग्राफ शो करो और इस हाइड्रोजन एटम के लिए अलग ग्राफ शो करो, ऐसा होगा नहीं। ग्राफ तो आपका कंबाइंड पूरे एक H2 अणु के लिए बन रहा है। ठीक है ना, तो उसके अंदर इन दोनों की आवृत्ति तो अलग अलग होगी, लेकिन दोनों का जो टोटल आयाम होगा ओवरऑल वो सेम होगा। अब सेम होने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब अगर एक का आयाम कुछ बढ़ गया तो दूसरे का कम हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जब दूसरे का कम होगा तो पहले वाले का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में क्या करते हैं? मैनेज करके चलते हैं। एक कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा, लेकिन टोटल जो आयाम होगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, लिख लिया? फुल स्टॉप। देखो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, अर्थात स्पष्ट है कि युग्मित दोलकों के मध्य में ऊर्जा का विनिमय होता है। भाई आयाम कम ज्यादा होने का मतलब आयाम कम बढ़ता है, उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तभी तो वो ज्यादा धक्के के साथ में काम करेगा अपना। ठीक है ना, ऑसिलेशन करेगा, तभी तो इसका आयाम बढ़ेगा। इसका मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, एक ने दूसरे को ऊर्जा दे दी। क्या हुआ? जैसे हम ये बात करें, हम ये बोले कि मान लो एक बार में इसका आयाम कुछ बढ़ गया, इसका आयाम कम हो गया। अब आयाम कम होने का मतलब या इसका आयाम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर ये यहाँ तक जा रहा था, ऑसिलेशन करता हुआ, तो अब हो सकता है यहाँ तक चला जाए, इसका आयाम बढ़ा। अब आयाम बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एक तरह से इस पेंडुलम को या इस ऑसिलेटर को ज़्यादा एनर्जी मिली है, तभी तक तो उसका आयाम बढ़ रहा है। ठीक है, या इसका आयाम कम हो रहा है, इसका मतलब इसके पास से एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से ये दोनों आपस में क्या करते हैं? ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो? जैसे कि आप बैठे हो किसी झूले पे, पीछे से कोई आपको झुला रहा है,
ठीक है। तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद अपन अगर खुद से झूलते हैं तो धीरे 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 अपना एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है, बाद में अपन स्थिर हो जाते हैं। अगर कोई ऐसे में पीछे से आके हमें धक्का देता है झूले को तो हमारे झूले का आयाम फिर से बढ़ जाता है, हम फिर उतना ऊपर जाकर के झूलने लग जाते हैं, झूलने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, एक तरह से जो झूला था वो अपने रेस्ट कंडीशन में आ रहा था, विराम अवस्था में आ रहा था, उसको पीछे से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, तो फोर्स उसको एक तरीके से उसको एनर्जी के फॉर्म में ही तो मिला है कि उसकी एनर्जी बढ़ी, और उस एनर्जी बढ़ने का परिणाम क्या मिला हमें कि उसने अपना आयाम बढ़ा लिया। ठीक है, फिर से वो पूरी की पूरी इतनी दूर में आराम से घूमता रहेगा कुछ टाइम तक, और धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड फिर कम होने लग जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, तो एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होना, आयाम का कम या ज़्यादा होना, मतलब एक प्रकार से एनर्जी कम या ज़्यादा होना। अब एनर्जी अपन तो दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये दोनों आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये चीज़ हमने प्रूव की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन युग्मित दोलकों में ऊर्जा का आपस में आदान प्रदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके द्वियुग्मित दोलकों का इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया, और इसका मीनिंग और इसके एग्जांपल्स दोनों चीज समझ में आ गई। ठीक है, हम बात कर रहे थे कुछ जैसे डेफिनेशंस की, छोटी मोटी बात करें हम तो डेफिनेशन से मतलब हमारा वही है क्या, एक पहली चीज तो हम पढ़ सकते हैं, हमने जो इसमें देखा सामान्य विधा, मैं आप लोगों को नॉर्मली बता चुकी हूँ, बाद में हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे कि एक तो सामान्य विधा क्या होती है, मतलब तरीके से मतलब होता है। ठीक है, कि तरीके कितने हैं दोलन करने के, एक ऐसे ही हम बोलते हैं सामान्य निर्देशांक भी होते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। सामान्य निर्देशांक से मतलब क्या होता है कि हम केवल ये कहें कि जिन निर्देशांकों के रूप में आप अवकल समीकरण को व्यक्त कर रहे हो, सामान्य निर्देशांक, ये कुछ दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन है जो भी हमारे यूज में आएंगे, तो बाद में अपन फिर चाहे तो लिख भी लेंगे, और नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी आप राइटली ध्यान रख सकते हो। जैसे नॉर्मल मोड हमने पढ़ लिया, एक होता है हमारे पास सामान्य निर्देशांक। सामान्य निर्देशांक मतलब एक जनरल निर्देशांक जिनके रूप में हम कोई ऑसिलेशन है तो इससे रिलेटेड जो भी अवकल समीकरण होगी उसको हम जिस निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, अभी हम किसको डिटेल में पढ़ेंगे, द्वियुग्मित दोलक को पढ़ेंगे। द्वियुग्मित से मतलब हमें पता है कि एक से कितने जुड़े हुए रहेंगे, दो जुड़े हुए होंगे आपस में। क्लियर है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, दोनों का आपस में अपना अपना एक एक चर होगा, एक इसका भी कुछ वेरिएबल होगा। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि दोनों जब ऑसिलेशन करेंगे तो अपनी जगह से विस्थापित होंगे, तो अब दो अलग अलग क्वांटिटी है तो दोनों का विस्थापन भी अपन अलग अलग लेकर के चलेंगे। परिमाण में वो विस्थापन बराबर हो सकता है लेकिन मान तो अपन अलग अलग लेकर के चलेंगे ना। तो जैसे ये x1 मान लिया, इसका विस्थापन, इसका विस्थापन मान लिया हमने x2। भाई मान लो, कहने का मतलब ये है कि इस एक पॉइंट से दो आदमी चले अलग अलग दिशा में, एक इस दिशा में चला, एक इस दिशा में चला। क्लियर है, अब अपन ये बात करें कि दोनों के दोनों मान लो इस पॉइंट तक आकर के रुक गए हो, दोनों ने एक पर्टिकुलर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर आकर के रुक गए, तो भले इस पॉइंट से दोनों ने दूरी समान तय की, हो सकता है दोनों की दूरी बिल्कुल समान नहीं हो, ऐसा नहीं है कि एक लंबे रास्ते से गया एक छोटे रास्ते से गया, वो सब नहीं, दोनों ने समान दूरी तय की, लेकिन दूरी तो दोनों की अलग अलग काउंट करोगे ना कि ये इस दिशा में 10 किलोमीटर चला है और ये इस दिशा में 10 किलोमीटर चला है, वही वाली बात है। तो यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है, लेकिन दोनों का विस्थापन कैसा अलग अलग लेंगे अपन, x1 और x2 के रूप में। तो अगर इस अकॉर्डिंग अगर हम लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास दो चर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इक्वेशन में यही तो लिखते हैं d2x/dt² के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के मान दो है, आपके पास x1 भी x2 भी है, फिर क्या करोगे आप, तो फिर हम ये x1 x2 जो भी होते हैं इनका जो भी मान हमारे पास आ रहा होता है उसको हम किसी एक अन्य वेरिएबल के रूप में मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो सॉल्व करने पर कुछ x1 + x2 आया या x1 - x2 इस टाइप की कोई चीज़ है, तो हम कंबाइन कुछ ना कुछ मान लेंगे कि इसको हम मान लेंगे x है, इसको हम मान लेंगे कि y है। तो अब ये जो x और y हो गई ये हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं। तो सामान्य निर्देशांक मतलब क्या हो गया, वो निर्देशांक हो गए जिसके रूप में समीकरण, अवकल समीकरण व्यक्त करने पर अवकल समीकरण में केवल एक ही आश्रित चर होता है।
ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों, दो आ रहे थे, उन दोनों को अपन ने हटाने के लिए ही किसी और फॉर्म में चेंज किया है। तो अब ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये कैसा है कि इसके फॉर्म में अगर आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रदर्शित करते हो तो उसमें आपको केवल एक आश्रित चर मिलेगा, ये एक्स या फिर ये वाई, दो नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सामान्य निर्देशांक कहते हैं। समझ में तो आ गया ना? ये कोई लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, सामान्य निर्देशांक आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, जैसा है, या अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप लोग, लिख लो। चलो ये छोटी सी उसमें हेडिंग डालो या नोट दे करके लिख लो। ठीक है, नोट में लिख लो एक दो पॉइंट्स। नोट में पहला लिखो सामान्य निर्देशांक, सामान्य निर्देशांक नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसमें युग्मित दोलक के लिए सामान्य निर्देशांक, युग्मित दोलक के लिए सामान्य निर्देशांक वे निर्देशांक होते हैं, वे निर्देशांक होते हैं जिनमें युग्मित दोलक की गति का समीकरण, जिनमें युग्मित दोलक की गति का समीकरण एक रेखीय अवकल समीकरण के रूप में प्राप्त होता है, एक रेखीय अवकल समीकरण के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्येक अवकल समीकरण में केवल एक आश्रित चर होता है, अर्थात प्रत्येक अवकल समीकरण में केवल एक आश्रित चर होता है। ठीक है, ये था अपना सामान्य निर्देशांक। दूसरा पॉइंट डाल करके लिखो इसी में नोट में, दोलन की सामान्य विधाएं, दोलन की सामान्य विधाएं। इसमें लिखो कोई युग्मित दोलन, कोई युग्मित दोलक जितने संभव तरीकों से दोलन कर सकता है, कोई युग्मित दोलक जितने संभव तरीकों में दोलन कर सकता है वे उसकी विधा कहलाते हैं, वे उसकी विधा कहलाते हैं। फुल स्टॉप। दोलन की वह विधा, दोलन की वह विधा जिसमें एक आश्रित चर हो, जिसमें केवल एक आश्रित चर हो, उसे सामान्य विधा कहते हैं, उसे सामान्य विधा कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो नोट में ही, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, ब्रैकेट में लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इसमें पढ़ा ही होगा पहले आप लोगों ने स्वतंत्रता की कोटि, तो लिखो किसी युग्मित दोलनीय निकाय के लिए, किसी युग्मित दोलनीय निकाय के लिए संभव विधाओं की वह संख्या, किसी युग्मित दोलनीय निकाय के लिए संभव विधाओं की वह संख्या जिनमें अभिष्ट निकाय, जिनमें अभिष्ट निकाय दोलन करता है, दोलन करता है, कौमा उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। समझ गए? स्वतंत्रता कोटि से मतलब ये होता है, सीधी सीधी बात करें हम, कि कोई भी एटम है कितने डायरेक्शन में मूव करने
जाने के लिए फ्री है, कितनी संभव दिशाओं में वो गति कर सकता है, वही क्या कहलाती है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ध्यान नहीं, स्वतंत्रता की कोटि बहुत बार डिस्कस हुआ है आपकी क्लास में, हुआ है सेकेंड ईयर में, ये मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी अगर अपन जैसे बात करते हैं, कोई भी अगर कोई अणु है, वो अगर गैस कोई पात्र में कोई गैस का अणु मान लिया, किसी पात्र में अगर अपन ने उसे बंद कर दिया, इस गैस का आयतन है भी, वो कितनी संभव दिशाओं में गति करने के लिए फ्री है। या अभी अगर हम हैं, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी हम कितनी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम हमारा किसके कंपेयर में देखेंगे, हमारी संभव दिशाएं पूरे अंतरिक्ष के कंपेयर में, कि पूरे स्पेस में मैं कितने संभव दिशाओं में गति कर सकती हूँ, या आप कितने संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो अपने पास सारे के सारे अपने अक्ष आ जाते हैं, जो भी नॉर्मल एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, ठीक है, माइनस एक्स अक्ष हो जाएगा, माइनस वाई अक्ष हो जाएगा, या फिर माइनस जेड अक्ष हो जाएगा। तो ये संभव 6 दिशाएं जैसे अपने दिए। तो दिशाओं की संख्या जिनमें कोई कण गति कर सकता है वो क्या कहलाती है, उसकी स्वतंत्रता कोटि। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोलक की, कोई दोलक कितनी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है, तो आपको पता है वो यहाँ से घूमता है तो या तो राइट जाता है या फिर लेफ्ट जाता है, तो 2 संभव दिशाएं, तो हम बोलेंगे इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, कोई अगर कोई वस्तु हो इस तरीके से आगे पीछे ऑसिलेशन कर रही हो, तो उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे कि इसके पास भी क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ये समझ में आ गया। ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कंप्लीट। अब अपन चलते हैं थोड़ा डेरिवेशन की तरफ, ठीक है ना, इसकी गति की अवकल समीकरण निकालते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, हेडिंग दो द्वियुग्मित द्वियुग्मित सरल आवर्ती दोलक की गति, ठीक है, मोशन ऑफ टू कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी गति का समीकरण कैसा हो, इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं गति का समीकरण। देखो गति का समीकरण, ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें स्थिति कैसी, जैसे कि देखो ये हमने मान लिया कोई दृढ़ आधार है, इससे हमारे पास 2 पेंडुलम लटके हुए हैं, ये पेंडुलम है, दोनों बराबर ही है, इसका द्रव्यमान ज्यादा कम नहीं है ये, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं, इसकी जो लंबाई है ये हमने ले ली l, और ये जो नीचे गोला लटका हुआ है इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m। सिमिलर इसकी भी हमने लंबाई कितनी ले ली, बराबर होंगे दोनों, l लंबाई ले ली और इसका भी द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा m। क्लियर है। अब हम दोनों के बीच में एक स्प्रिंग जोड़ देते हैं, स्प्रिंग जोड़ दिया हमने k, ये हमारे पास क्या हो गया, एक द्वियुग्मित दोलक बन गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में द्वियुग्मित सरलावर्ती दोलक बन गया ये हमारे पास। क्लियर है। अब ये तो होगा जब ये रेस्ट कंडीशन में होगा, विराम अवस्था में होगा। अब हम इसको थोड़ा ऑसिलेट करवा करके मान लो हमने छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशन करता रहेगा धीरे धीरे, तो ऑसिलेट करवाने पर हमें कंडीशन क्या मिल जाएगी, ये सेम कंडीशन हो गई। अब हम ये मानेंगे जैसे कि हमारे पास ये पेंडुलम था, ये दोनों क्या एक प्रकार से पेंडुलम है, ये P1 पेंडुलम ले लिया हमने और ये P2 पेंडुलम ले लिया, ठीक है। तो ये पेंडुलम
अब ये इसकी स्थिति कौन सी हो गई है, ये स्थिति हो गई है। आपने कुछ इसको ऑसिलेट करवाया, मान लो दो जुड़े हुए हैं एक दिशा में ले जा करके, दोनों स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं हमारे पास, जैसे कि ये दोनों कोई हमारे पास दो ऑसिलेटर हैं और इन दोनों को हमने, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है, इससे जोड़ दिया, कुछ ये कंडीशन है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक तरफ इस तरीके से ले जा करके और छोड़ दिया, तो छोड़ते ही ये क्या होगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करते रहेंगे। तो दोनों या तो एक साथ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको क्योंकि स्प्रिंग लेकर के जा रहा है, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो दोनों या तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये हमारे पास P1 पेंडुलम की कंडीशन हो गई। और सिमिलर इसी तरीके से यहाँ हमारे पास कौन जुड़ा हुआ था, P2। अब ये भी थोड़ा सा विस्थापित हो गया और ये इसकी स्थिति हो गई P2 की। बात करें यहाँ विस्थापन, तो ये पॉइंट तो इनका, ये तो अक्ष तो इनके फिक्सिड है, तो यहाँ विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन। यहाँ हमने ले लिया θ1 कोणीय विस्थापन हुआ है और यहाँ पर θ2 कोणीय विस्थापन हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग जोड़ना है, तो ये हमने स्प्रिंग जोड़ दिया, क्लियर है। अब ये थी इनकी प्रारंभिक स्थिति, तो यहाँ से यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ, तो हमने मान लिया ये x1 विस्थापित हो गया, और अगर हम इसका ये विस्थापन माने, ये इसका विस्थापन कितना हो गया, तो हमने मान लिया ये x2 विस्थापित हो गया, क्लियर है। बना लो, डायग्राम बना लो दोनों। ठीक है, इनको नाम दे देना, ये आपका डायग्राम हो गया ए बी। ए क्या दिखा रहा है आपका, विरामावस्था में, यह आपको बताया ऑसिलेशन के बाद, दोलन के बाद स्थिति। बना लो, लिखो इसमें देखो, माना द्रव्यमान m व लंबाई स्मॉल l के, माना द्रव्यमान कितना है इसमें, स्मॉल m और लंबाई स्मॉल l के दो सरल आवर्ती दोलकों को, दो सरल आवर्ती दोलकों को के नियतांक की स्प्रिंग से जोड़ा गया है, के नियतांक की स्प्रिंग से जोड़ा गया है, फुल स्टॉप। देखो, साम्यावस्था में दोनों द्रव्यमानों के बीच, साम्यावस्था में दोनों द्रव्यमानों के बीच दूरी, दूरी स्प्रिंग की लंबाई के तुल्य है। ये जो दोनों m और m द्रव्यमान के बीच के जो डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट कितना है, इस लंबाई के बराबर है, ये लंबाई है और बराबर में ही है लगभग, ठीक है। देखो, दोनों द्रव्यमानों के बीच दूरी स्प्रिंग की लंबाई के तुल्य है, फुल स्टॉप। यदि क्या अभी आपने जो लिखा ना, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना चित्र ए, ठीक है ना, चित्र ए, उसके बाद फुल स्टॉप देके फिर लिखो, अब यदि एक दोलक को स्थिर रखकर, अब यदि एक दोलक को स्थिर
ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तथा आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, यदि किसी क्षण स्मॉल टी पर दोलक P1 व P2 के लिए उनकी साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः x1 व x2 हो। साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः x1 व x2 हो। विस्थापन क्रमशः x1 व x2 हो तो दोलकों की गति के समीकरण निम्नानुसार होंगे। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दोलन पर टोटल बल कितने प्रकार के लगेंगे। ठीक है, तो कुल बल कौन से, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2। अब F1 F2 बल दोनों देखो कौन से हो गए। F लगेगा जो फोर्स हमने लगा करके छोड़ा, कुछ ना कुछ हमने एक्सटर्नल बल लगाया, तो वो बल किसके बराबर होगा, ma के बराबर। ma के बराबर आपने एक द्रव्यमान पर बल लगाया और वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण भी होगा वहां पे ma के बराबर। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, m इंटू d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। इन जनरल अभी हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, बराबर। अब आपके पास F1 F2, देखो दोनों बल कौन से लगेंगे। पहली चीज तो आपके पास स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में आपने स्प्रिंग लगा रखा है जिसका नियतांक हमने कितना ले रखा है, k ले रखा है। तो k नियतांक के कारण क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल किसके इक्वल होता है, माइनस kx के इक्वल होता है। तो एक तो ये मान आपका लग जाएगा माइनस kx, क्लियर है। प्लस दूसरा कौन सा लगेगा, तो देखो दोनों पिंड में आप विस्थापन कितना कर रहे हो, ये थीटा विस्थापन कर रहे हो। आपको ध्यान हो, फटाफट अपनी कॉपी में या तो आप लोग निकाल के देखो, जहां हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था कोणीय गति के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। सेम यही कंडीशन थी ना, इसमें हमने ये था केवल एक पेंडुलम के लिए पढ़ा था, यहाँ हम दो पेंडुलम के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि बल जो यहाँ पर नीचे की तरफ इस पर तनाव कार्य करेगा, कितना mg बल लग रहा था नीचे की तरफ, और mg के हमने घटक लिए थे, तो ये हमारे पास हो रहा था mg sin थीटा और इधर लग रहा था mg cos थीटा। केंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा था, mg sin थीटा प्रदान कर रहा था। इसका मतलब केंद्रीय बल यहाँ पर किसके कारण लगेगा, mg sin थीटा के कारण। तो दूसरा लिख लो माइनस mg sin थीटा, माइनस mg sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि हम एज इट इज कर चुके हैं। किसमें, बच्चों किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपनी कॉपीज थोड़ा पेज पढ़ लो, पीछे की तरफ जाओ। इससे लास्ट चैप्टर जो हमने किया, जहां हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरुआत में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था सिंपल सरल गति के लिए, सरल रेखीय गति के लिए, एक हमने पढ़ा था कोणीय गति के लिए। तो कोणीय गति में हमने फोर्स किसके बराबर लगाया था, आपको ध्यान हो तो माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों, माइनस ओनली डायरेक्शन को बता रहा है। sin थीटा क्यों, क्योंकि वहां पे sin थीटा फोर्स जो था वही उसको केंद्रीय बल प्रदान कर रहा था। क्लियर है, तो बैलेंस उसको sin थीटा फैक्टर कर रहा था। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में जो बल लगेंगे उनके मान ये हो जाएंगे। क्लियर है, इसको हमने मान दे दिया कोई समीकरण एक। ये हमारे पास जनरल कंडीशन में गति के समीकरण है। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि दो पेंडुलम है, दोनों का विस्थापन, अब अपने पास दो विस्थापन पड़े ना अभी हमने डायग्राम में। यहाँ पे पहले का विस्थापन आपने कितना देखा है, x1, और इस तरीके से दूसरे का विस्थापन आपने कितना देखा है, ये x2 विस्थापन। क्लियर है, ये दो मान अपने पास आए थे x1 x2। तो हमें जो ये गति के समीकरण है ये दोनों के लिए लेनी पड़ेगी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखें, दूसरी चीज में या फिर यहीं पे अपन कर लेते हैं क्लियर, ताकि हमें थोड़ा ध्यान रहेगा। या फिर चलो जो अपन लिखेंगे तभी कर लेंगे उसमें, ठीक है। ये अपनी समीकरण एक हो गई। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं, सबसे पहले अपन बात करें कि हमने P1 पेंडुलम पढ़ा, तो P1 के दोलक की गति का समीकरण क्या होगा, ठीक है। P1 दोलक के लिए हम बात करें तो हम नीचे लिखते हैं P1 दोलक की गति का समीकरण। ये अपने पास गति का समीकरण ही है। कब है ये, सामान्य है, इन जनरल है, ठीक है, इन जनरल। P1 दोलक के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो लिखो m d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो इन दोनों में विस्थापन होगा, दोनों में ही, अभी मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप लोगों के पास डायग्राम बना हुआ है, उसमें देखो यहाँ पे हमने, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें युग्मित दोलक की। और युग्मित दोलक का हमने क्या कहा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक की गति का फर्क दूसरे पर पड़ेगा। कहा था हमने कि ऐसा नहीं है कि ये मोशन करे और उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ अगर एक का विस्थापन की आप बात करो, लेकिन अगर ये विस्थापित हो रहा है अपनी जगह से, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा ही। ये सिंपल सी बात है, दोनों की कंडीशन ये थी। अब अगर एक तो विस्थापित हो गया, तो ऐसा थोड़ी ये ऐसे कि एज इट इज रहेगा, इसको भी ऐसे विस्थापित होना पड़ेगा, या अगर ये इस डायरेक्शन में विस्थापित हुआ तो इसको भी विस्थापित होना पड़ेगा, इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में जो विस्थापन होगा, ये कैसा होगा, आपेक्षिक विस्थापन होगा, एक दूसरे के सापेक्ष होगा विस्थापन, ठीक है। तो उसका मान कितना हो जाएगा, अब अपन x1 के कारण बात कर रहे हैं, तो अपन वैल्यू क्या ले लेंगे, x1 माइनस x2। x1 को भी अपन बड़ा लेकर के चल रहे हैं, तो x1 माइनस x2, क्लियर है, ये बात होगी। माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास लग रही है mg sin थीटा, ठीक है। अब अपन बात करें, चूंकि यदि अपने पास थीटा जो कोणीय विस्थापन है, अगर ये बहुत कम हो, यदि थीटा अत्यल्प हो, तो क्या होगा, तो आपके पास ये जो mg sin थीटा है, sin थीटा ओनली थीटा के इक्वल रह जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, sin थीटा लगभग किसके बराबर रह जाएगा, थीटा के बराबर रह जाएगा। और थीटा है कोण, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, देखो इसके बाद में मैं ऊपर मिटा दूं या तो, ठीक है, पहली चीज हो गई ये, क्योंकि कोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ कोण है आपके पास थीटा। चाप कितना है, देखो ये आपने इसमें विस्थापन बता रखा है, अगर आप इसको एक वृत्त की तरह मानो, तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार से नहीं होगा, तो इसकी चाप कितनी हो जाएगी, ये कंडीशन है, ये तो हो जाएगा इसका चाप, जो कि कितना बता रहे हैं अपन, x1 बता रहे हैं, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी ये, जो कितनी है, लेंथ है, l लेंथ है, ठीक है। तो चाप हो जाएगा अपने पास x1 अपॉन त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास l। समझ में आ गया, चाप बटे त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, x1 अपॉन l, क्लियर है। तो अपन ये वैल्यू डाल देते हैं, थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की जगह तो होगा थीटा, और उस थीटा का मान भी कितना होगा, x1 अपॉन l होगा। इतना नोट कर लो, तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे, पहले ये नोट कर लो इतना। हम यहाँ से ये मान पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो इम्प्लाइज वैल्यू क्या आ जाएगी, m d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के x1
माइनस एक्स टू और माइनस एम जी साइन थीटा तो लगभग किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर, और इस थीटा का मान कितना है x1 अपॉन एल। तो डायरेक्ट मैं मान रख देती हूँ ये वैल्यू, मतलब कि साइन थीटा थीटा के बराबर होने का मतलब क्या है, या तो आप यहाँ पर ही लिख लो, इम्प्लाइज कि आपका जो एम जी साइन थीटा है वो ओनली कितना रह जाएगा, एम जी इंटू थीटा रह जाएगा। ठीक है ना, तो मैं एम जी थीटा में मान रख रही हूँ, ये लिख लेना साइड में। साइन थीटा थीटा के लगभग हो गया, तो इसका मतलब आपका एम जी साइन थीटा कितना रह जाएगा, ओनली एम जी थीटा के इक्वल रह जाएगा। एम जी और थीटा का मान हमने रख दिया ये x1 अपॉन एल। क्लियर है, इसको आप नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दो। एक स्टेप पहले और सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं अपन। अब आपको पता है अवकल समीकरण के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म होता है d2x अपॉन dt, इसको अपन चाहते हैं ये अकेला है, इसके साथ कुछ गुणांक नहीं है, तो इसके साथ आ रहा है m से दोनों तरफ डिवाइड कर दो ताकि ये अपने पास अकेला बच जाए। ठीक है, तो इम्प्लाइज हमने m से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बच जाएगा, d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2 माइनस, यहाँ पे भी m से m कैंसिल, ओनली क्या बच जाएगा g इंटू x1 अपॉन l। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2 और माइनस g इंटू x1 अपॉन l। ठीक है, लिखो जहां जहां जहाँ k इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ये k इंटू एक्स1 माइनस एक्स2 बराबर क्या है, युग्मन पद। क्या है ये, k इंटू एक्स1 माइनस एक्स2, इसको अपन बोलते हैं युग्मन पद। युग्मन पद है जो युग्मित दोलक के सापेक्षिक विस्थापन x1 माइनस x2 ब्रैकेट में लेंगे x1 माइनस x2 पर निर्भर करता है। सापेक्षिक विस्थापन x1 माइनस x2 पर निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अपन किसको क्या कह रहे हैं, k इंटू x1 माइनस x2 अपने पास युग्मन पद आ गया और किस पर डिपेंड कर रहा है, इनका सापेक्षिक विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके और एक अच्छे फॉर्म में अपन ले आते हैं। सॉल्व क्या करना है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसे हम, मान हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, एक टर्म माइनस का इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस g अपॉन एल इंटू x1 इक्वल टू माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2। इक्वेशन नंबर 3। या एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ही मत, हम मिस्टेक तो होगा उसको मिटा दो और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। इसको अपन मान लेते हैं जो फाइनल हमारे पास सॉल्व होकर के जो इक्वेशन आ रही है फर्स्ट वाले के लिए, ये लिख लो फाइनल d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन l x1 माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या है अपने पास, P1 दोलक के कारण गति की समीकरण, इसको लिख लेंगे क्या है ये, P1 दोलक के कारण गति की समीकरण। ठीक है, अब P2 दोलक के कारण गति की समीकरण निकालनी हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस सेम मान रख देते हैं अपन, देखो कैसे मान रखेंगे।
प्रकार T2 दोलक के कारण गति के समीकरण, तो क्या आ जाएगा m एज इट इज d स्क्वायर x1 की जगह क्या आ जाएगा विस्थापन x2, क्लियर है, इक्वल टू माइनस के। अब हमने पहले सापेक्षिक विस्थापन क्या लेते हैं, x1 के सापेक्ष x2 का विस्थापन। अब हम मेनली कंसीडर कर रहे हैं x2 को, तो हम लेंगे x2 के सापेक्ष x1 का विस्थापन। तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, तो माइनस के x2 माइनस x1 माइनस ये mg, डायरेक्ट मान रख रहे हैं थीटा का। अब थीटा का मान ये हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या, चाप कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो ये भी एल ही थी, ये लंबाई भी एल है, त्रिज्या सॉरी चाप हो जाएगा अपने पास x2, तो ये हो जाएगा माइनस mg x2 अपॉन एल। बस इसको सॉल्व कर लो इजीली, ठीक है। तो एक बनाने तक में ही देखना पड़ता है, दूसरी वाली तो अपने आप अपन देख करके बना सकते हैं आराम से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, d2x2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k बाय m x2 माइनस x1 माइनस m से m कैंसिल g इंटू x2 अपॉन l, ठीक है। या इसको हम फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन l x2 इक्वल टू माइनस k बाय m x2 माइनस x1। यह हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, बिल्कुल एज इट इज इसके जैसी इक्वेशन आई है, केवल x1 की जगह x2 मान आता गया है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास क्या रहा है, ये था P1 के दोलन के कारण समीकरण गति की, और ये आ जाएगा आपके पास P2 दोलक के कारण गति की समीकरण। P2 दोलक के कारण गति की समीकरण, अब यहाँ अपन क्या करें, अपन पहले भी कर चुके हैं, अब तो इतने सारे ऑसिलेशंस तो आप लोग को ध्यान में आएंगे होगा कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हम इसे थोड़े और छोटे फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। इसका मतलब हम इसको भी कुछ मान लेंगे और इसको भी कुछ मानेंगे, तभी हमारे पास इस फॉर्म में आएगा ना d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू जो भी वैल्यू, सब में हमने ऐसे ही किया है, तो यहाँ पर भी हमें मानना पड़ेगा। तो देखो हम क्या मानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिख लिया वो आपने, फिर से मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि यदि युग्मित दोलक में प्रत्येक स्वतंत्र दोलक की मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट हो, प्रत्येक स्वतंत्र दोलक की मतलब दोनों कपल्ड है, लेकिन अपने आप में तो हर कोई अकेला अकेला है ही दोनों में से, तो दोनों की अगर अपन मूल आवृत्ति की बात करें तो कितनी ले रहे हैं अपन, ओमेगा नॉट हो, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, g अपॉन एल implies ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। इसको अपन लेते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल है, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपली जी अपॉन एल। ये तो अपन ने पहली चीज मान ली। दूसरी चीज इसमें क्या मानेंगे, लिखो इसी के नीचे लिखो, तथा स्प्रिंग की युग्मन की आवृत्ति
स्प्रिंग की युग्मन की आवृत्ति ओमेगा सी हो, युग्मन के कारण मतलब कपलिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कपलिंग, तो इसको अपन ओमेगा सी से, कपलिंग का सी, ओमेगा सी से, क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग लग रहा है वो दोनों के बीच में लग रहा है, तो स्प्रिंग का युग्मन तो इन दोनों के साथ में होगा, क्लियर है ना? तो इसलिए स्प्रिंग की आवृत्ति क्या होगी? युग्मन की आवृत्ति ओमेगा सी माना, तो ओमेगा सी बराबर अपन कितना ले लेंगे? रूट के बाय एम, ठीक है, इम्प्लाइज ओमेगा सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें? के बाय एम के बराबर, क्लियर है? तो यहाँ से अपन इस दोनों समीकरण में इनका मान हम रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों समीकरणों में क्या करें हम? मान रिप्लेस कर दें, तो देखो हमें रिजल्ट क्या क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, इक्वेशन 2 एम्प्लाइज ये एज इट इज अपने पास आ गया d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब अपने पास g अपॉन एल है, किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में x1 इक्वल टू, अब k बाय m किसके बराबर मान रहे हैं अपन? ओमेगा सी स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है? और दूसरा हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर दें, इक्वेशन 3 एम्प्लाइज क्या है? d2x2 अपॉन dt स्क्वायर एज इट इज, g अपॉन l को आप इसमें भी किसके बराबर मान सकते हो? ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर, आप इसको ले लोगे ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 बराबर में, हमें क्या करना है? अगर हम दोनों को सेम फॉर्म में लाएं तो ये x2 माइनस x1 है, माइनस अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये मान हमारे पास क्या बन जाएगा? x1 माइनस x2 k बाय m किसके बराबर है? ओमेगा सी स्क्वायर के बराबर, तो हम ये हमारे पास अलग इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5, ये अपने पास फाइनल दोनों की इक्वेशंस आ गई, समझ में आ गया ना? बस हमने ये मान प्रतिस्थापित किए हैं, लिख लो दोनों इक्वेशंस। तो ये दोनों हमें क्या मिला है? अलग अलग x1 विस्थापन के लिए और x2 विस्थापन के सापेक्ष दो अलग अलग गति की समीकरणें, समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, ये फाइनल है, या इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर ले तो किस फॉर्म में? तो अब देखो अपने पास सिंपली ये दो विस्थापन है, दोनों के लिए दो समीकरण आ गए, बिल्कुल एक जैसी इक्वेशन आ रही है, यहाँ अपने पास रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है, तो अपने को पता है जब दो इक्वेशन एक जैसी आती है तो हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? दोनों को एक बार माइनस कर ले, दोनों को एक बार प्लस कर ले, तो ऑब्वियसली सी बात है हमें दो डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएंगे, हो सकता है वहां से हमें दो और फाइनल इक्वेशंस मिल जाए जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गति के समीकरण। प्लस दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान होगा, यहाँ अभी हमें क्या मिल रहा है? दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी सामान्य निर्देशांक, किसको कहा था हमने कि यहाँ हमारे पास दो विस्थापन है तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल मिल रहे हैं, लेकिन दो वेरिएबल में गति के समीकरण सही नहीं बनेगी, हम उसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जरूरी होता है कि हम इन दोनों जो हमारे पास निर्देशांक है इनको कोई एक निर्देशांक के बराबर मान ले, किसी एक अलग ही हम निर्देशांक मान ले उसके बराबर, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? किसी एक आश्रित चर के रूप में हो जाएगी, और वो हमारे पास इक्वेशन भी सही हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर मिल जाएगा। तो हमें क्या करेंगे? अब इन दोनों को करने का तरीका एक ही समझ में आ रहा है कि दोनों एक बार प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और फिर इनके सॉल्यूशंस देखते हैं, क्लियर है? तब हम हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी गति के समीकरण, और तब हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो लेकिन वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब दोनों को प्लस करें माइनस करें तो थोड़ा टाइम तो लगेगा हमें करने में। अगर आप लोग कर सकते हो घर पे तो रफ में सॉल्व करके देखना कि आप लोग कर सकते हो या नहीं, और बाकी मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।